भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हमेशा विरोध में रहे हैं। उनको नक्सली बता के जेल में ठूसे, उनके साथ मारपीट के, फर्जी एनकाउंटर किए, गोलियों से भुने, उनकी ज़मीनें छीनी, तो सब उसके अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम कर रही है। चुनावी साल में आदिवासी सियासत के सेंटर में है और विश्व आदिवासी दिवस का मौका भी प्रदेश में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लेकर आया। बस्तर और सरगुजा में जय बीरू की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई। सीएम भूपेश और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कार्यक्रमों में शिरकत की तो राजधानी में आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन हुआ। प्रदेश भर में कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए किए जा रहे विकास के काम गिनाए तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में बस्तर जल रहा था और आदिवासियों को नक्सलियों के कपड़े पहनाकर गोली मार दी जाती थी। ये सच्चाई है कि पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर जल रहा था, आदिवासियों के घर जलाए जा रहे थे, आदिवासियों को पहले गोली मारो फिर उसके ऊपर नक्सली कपड़ा पहना दिया जाता था। वो दिन भी हम भूले नहीं हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज बस्तर से लेके पूरे प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित हैं। जाहिर है ऐसे गंभीर आरोपों पर बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं थी। दीपक बैज ने तीखा हमला किया तो बीजेपी से भी जोरदार पलटवार सामने आया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अगर कोई सबूत हैं तो कांग्रेस उसे पेश करे, ऐसे बेबुनियाद आरोप ना लगाए। दीपक बैज ने जो आरोप लगाया है वो सरासर बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी के लोग और पीसीसी के अध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर मामले को लेकर के ये कहते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है। अरे साक्ष्य सबूत है तो बताएं ना। आपकी सरकार में सीलगर की घटना हुई, हमारे नारायणपुर की भरंडा की घटना हुई, मैं 2 ही घटना का उदाहरण दे रहा हूं। आदिवासी आपको कभी माफ नहीं करेगा। बयानबाजी से इतर दोनों पार्टियों की नजर 32% आबादी और 29 सीटों पर है। कांग्रेस आदिवासियों को साधने में जुटी है तो बीजेपी आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना चाहती है। ऐसे में आदिवासी किसके दावों और कामों पर भरोसा जताएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है आदिवासी किसके साथी। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस भूपेश सरकार ने पूरे उत्साह के साथ मनाया, अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। तो इस मौके पर सियासत की पुरानी फाइलें भी निकल आईं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगाए तो सियासत भी तेज हो गई। लेकिन चुनावी साल में आदिवासी किसके दावों और कामों पर मुहर लगाएंगे? क्या सर्व आदिवासी समाज जैसा तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए चुनौती साबित होगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी और साथ ही साथ सौरा यादव जी जुड़ रहे हैं जो कि संयोजक हैं आदिवासी महासंघ के। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सबसे पहले बिना देर किए हुए आऊंगी मैं कांग्रेस पर। धनंजय जी, दीपक बैज जी का आपने बयान सुना होगा, आरोप बड़े बड़े बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इन आरोपों का आधार क्या है? क्या कोई सबूत है और अगर सबूत है तो वो सबूत पेश क्यों नहीं किए जा रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य है। क्योंकि आज से 7 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी तो आपको एक घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सदन में उस बात को उठाने का काम किया था और तत्कालीन गृह मंत्री जो रामसेवक पैकरा जी से उससे भी मांग के थे, हमने सीबीआई जांच की मांग की थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठुकरा दिया था। देखेंगे एक आदिवासी छात्रों में था सोनकू राम और बिजलू, 2 ऐसे छात्र थे जिसकी उम्र 16 साल थी, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसे नक्सली बता दिया जाता है। उस दौरान आप देखेंगे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में इस बात को लेकर सरकार को घेरने का काम किया था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच इसकी नहीं कराई थी
और 2 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर हत्या का जुर्म दर्ज किया गया था। एक घटना के जिक्र कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हितमा के जो पोटा केबिन में जो बालकों की हत्या हुई थी, उसके अलावा आप देखेंगे लगातार, चाहे पेद्दागुलू की घटना में कह लूं, चाहे सारकेगुड़ा की घटना कह लूं, चाहे मीना खलको के साथ जो चीज वहां पे हुआ था, चाहे हिडकम मंडकमा के साथ जो चीज हुई थी, तो लगातार 15 साल के रमन सरकार के दौरान आदिवासियों को नक्सली बताकर उनको प्रताड़ित भी किया जाता था, उनकी हत्याएं भी होती थी, और 900 से अधिक नक्सलियों को, तो आदिवासियों को जिसे नक्सली बताकर रमन सरकार ने जेल में बंद किया था, हमारी सरकार बनने के बाद जेल से रिहा करने का काम किया गया है। तो 15 साल के जो रमन सरकार का शासनकाल था, वो आदिवासी समाज के लिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रकार से देखेंगे तो काला पानी की तरह था। 15 साल उन पर अत्याचार हुए। ठीक है, राजीव जी से जवाब लेते। राजीव जी, काला पानी जैसा समय उसे बता रहे हैं कि घोर अत्याचार किए जा रहे थे, कई आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा है, आदिवासी किसके साथ, क्योंकि 15 वर्ष का सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदिवासी बंधुओं को चरण पादुकाएं दी, और उसके बाद उनको रहने के लिए मकान दिए, वन अधिकार पत्र दिए ताकि वो जंगल में रह सके। उसके बाद उनके शिक्षा और चिकित्सा के लिए समुचित, उनके सड़कों के लिए व्यापक आवागमन का ध्यान रखा। और आज वही कांग्रेस के कुशासन का 4.25 वर्ष हो चुका है, और उस 4.25 वर्ष में आप देखेंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में अगर आदिवासी सबसे ज्यादा पिछले 4.5 वर्षों में मारे गए तो वो कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में मारे गए। अगर अकाल प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हुई तो 950 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई, क्योंकि चिकित्सा केंद्र बंद कर दिए गए। जो ड्रॉप स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, वो सबसे ज्यादा लगभग 9,500 छात्र हैं जो पढ़ते पढ़ते छोड़ दिए, क्योंकि स्कूलों को बंद कर दिया गया। ये भूपेश बघेल जी की जो उपलब्धि बताते हैं, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों को वोट चाहिए, लेकिन आदिवासियों के साथ अगर कोई घोर अन्याय कर रही है तो भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, और आदिवासियों के साथ अगर कोई स्नेह करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। उन्हें आदिवासी नहीं, उन्हें वन बंधु कहते हैं, क्योंकि वो वन के पूजक है, वन के मालिक है। उनको मालिकाना हक, वन अधिकार पट्टे, या जिसे हरा सोना कहा जाता है, तेंदुपत्ता का संग्रहण हमारे समय में 17 लाख मीट्रिक टन होता था, जो घटकर आज 9.5 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ठीक है राजीव जी, लेकिन देखिए, इतने विकास कार्य आप गिना रहे हैं कि 15 सालों तक आपने विकास किया, लेकिन उस विकास का रिजल्ट जब चौथी बार चुनाव हुआ तब उस रिजल्ट में नहीं दिखाई दिया। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही पक्षों को आप सुन रहे हैं, दोनों ही दल ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं, लेकिन आप आदिवासी महासंघ के संयोजक हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, दोनों ही दल के जो दावे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? रितु जी, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज अगस्त क्रांति का 81वीं वर्षगांठ है, और साथ ही साथ आज हिरोशिमा नागासाकी दिवस भी है। तो आज के दिन जो कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है आदिवासियों के विषय में, एक महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 15 साल जो गुजरे रमन सरकार में, कितने सारे घटनाएं, सारकेगुड़ा से लेकर, हमारे साथी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, बिल्कुल सही बात है, कई ऐसे फर्जी इनकाउंटर हुए, कई सारे लोगों को बेदखल कर दिया गया। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ से लाखों लोग तेलंगाना में पलायन करके बैठे हुए हैं। आज भी वो परेशान हैं, वो बदहाल हैं। और ये बीजेपी सरकार, जो आरएसएस एक फासिस्ट ताकत है, जिनकी नीतियों के चलते पूरे छत्तीसगढ़ तबाह हो गया, खास करके आदिवासी समुदाय के तहत उन लोग की जिंदगी तबाह हो गई है। और उसके बाद जो आदिवासी जो तेलंगाना के अंदर आज भी वरंगल के आसपास में है, आज भी उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनके कुशासन के चलते ही प्रदेश की जनता ने सत्ता के अंदर परिवर्तन लाया और कांग्रेस को सत्ता में लाया। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस जो है वहाँ इन 5 सालों में बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर पिछले 15 साल की बात को हम देखें कि आदिवासियों का जिंदगी तबाह हो गई है, और उनके ऊपर जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो हमारे जो कोर्ट में जो फैसले आए हैं उससे स्पष्ट है कि तमाम जो भी इनकाउंटर हुए हैं, जो घटनाएं हुई है, वो फर्जी इनकाउंटर है। ये चाहे जितने जो भी
ये कमेटियां हमारे सामने आई, उसकी कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उससे स्पष्ट है कि आदिवासी, निर्दोष आदिवासियों के ऊपर इन्होंने हमले किए और उनको हत्याएं की और उनकी जिंदगी को तबाह किया। तो बिल्कुल, इसलिए राजीव जी ये से कहना इसका कि जवाब भी हमारे लेते हैं। जो जी। सरकार ने बहुत कुछ किया, आदिवासियों के हितैषी होने की जो बात कहा जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। ये आदिवासी विरोधी है, जिसके चलते आज मणिपुर जल रहा है, पूरा देश तबाह हो गया है। मणिपुर में क्या है, आप तेलंगाना के अंदर देख लीजिए। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं राजीव जी। मणिपुर के बाद देखिए तेलंगाना देखिए, आने जब वाला आप है, बात करते हैं कि वहाँ पर हितैषी, हम आदिवासी हितैषी, और आदिवासी के लंबाड़ी लिए विकास के दो कार्य जाति करते है, हैं, लेकिन उन जब दोनों के आदिवासी बीच में भी समाज एक ही उन विभाजन विकास रेखा कार्यों से खींच संतुष्ट नहीं है, तो दिया आपके गया है। दावे कहाँ जाएंगे फिर? तो इस तरीके से आदिवासियों के अंदर द्वेष पैदा ठीक है, करना, सौरभ जी विभाजन मैं करना, लौटूंगी आपके उनकी पास, लेकिन हत्या राजीव करना जी से भी इनका इसका जवाब ले लेते उद्देश्य हैं। है। राजीव जी, नहीं देखिए तो 15 मणिपुर साल में भी बीजेपी, 3 महीने से क्या होता है? सौरभ जी जी, लौटूंगी मैं आपके पास, राजीव जी के पास चलते। राजीव जी, 15 साल आप सत्ता में रहते, बीजेपी सत्ता में रहती है, कई विकास कार्य आप यहाँ भी गिनवा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस भी गिनवाती है, लेकिन मैं आपकी बात करूंगी कि 15 साल रहने के बाद भी अगर आदिवासी समाज ही उन विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो आपके दावे कितने सच्चे हैं? बिल्कुल हमारे दावे सच्चे हैं। आज देखिए, आपका आज जिस डिबेट का प्रश्न है आदिवासी किसके साथ, तो आज वो हमारे साथ है। ठीक है, 3 जनादेश भी आदिवासी बंधुओं का मिला था 2003 में। 28 में से लगभग 90% सीटें हमारे पास थी। 2008 में भी उनका आशीर्वाद मिला, 13 में भी मिला, 18 में नहीं मिला। नम्रता से हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज किस बदहाल स्थिति में आदिवासी समाज, और हमने क्या दिया 18 जनजाति बंधुओं को, जो आदिवासी होते हुए उन आदिवासी होने का हक नहीं मिल रहा था, उन आदिवासी बंधुओं को उसमें हमने उन्हें आदिवासी होने का हक दिया, राज्यसभा से पास करवाकर, लोकसभा से पास कराकर। 65 वर्ष तक कांग्रेस शासन नमक के बदले चिरौंजी लेकर आदिवासियों का शोषण करते रही और कहते रहे कि हम आदिवासियों के साथ हैं। उनकी स्थिति नहीं बदली। हाँ, एक काम करते रही, व्यापक रूप से धर्मांतरण का काम करवाते रही और उनको जमीन हमें दे दो और बाइबिल पढ़ो। और आज क्या हो रहा है, जब डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है तो आदिवासियों को भूपेश बघेल की सरकार दौड़ा कर पीटती है। ठीक है, इसका भी जवाब लेते हैं राजीव जी, इसका भी जवाब ले लेते हैं। बंधु भी चुप रहते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब लेते हैं। धनंजय जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, धर्मांतरण ऐसे कई मुद्दे हैं जो लगातार छत्तीसगढ़ में गूंजते रहे हैं, खासकर। राजीव जी लौटूंगी मैं आपके पास, धनंजय जी की भी बात सुन लेते हैं। राजीव जी लौटूंगी मैं आपके पास। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी कहिएगा, लेकिन देखिए पेशा कानून की भी यहाँ मैं बात करूंगी, क्योंकि जब आप वादा करते हैं कि पेशा कानून लागू किया जाएगा, लागू भी कर देते हैं, लेकिन उसका स्वरूप क्या चाहता है? आदिवासी के पास क्या स्वरूप पहुंचा है? कितने अधिकार है उनके पास? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो प्रदेश के आदिवासी समाज के लोगों को, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कानून से महरूम रखने का काम किया था, वंचित किया था, क्योंकि उनकी नीयत में खोट था। हमारी सरकार बनी, हमने पेशा के नियम बनाए, वो भी नियम बनाए ऐसे हैं कि जिन राज्यों में पेशा के नियम लागू है वहां से अच्छे नियम लेकर आए हैं। और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके सलाह पर भी पेशा के नियम में समाहित किया गया है। ये नियम देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं 15 साल के भाजपा की सरकार में जाऊंगा, जैसे हमारे सौरभ जी ने कहा कि लाखों लोग अभी तेलंगाना में हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि 700 गांवों को रमन सरकार के दौरान आग लगा दिए गए थे। आदिवासी के गांव थे, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। यही वो रमन सरकार थी जिन्होंने 1700 आदिवासी परिवार से जमीन छीनने का काम था लौंगीगुड़ा में। यही वो रमन सिंह की सरकार थी जो भू संशोधन विधेयक लाकर उन आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करने चाहते थे। और यही वो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं जो आदिवासी लोगों को बिकाऊ बताते हैं, कहते हैं कि पैसा लेकर धर्म परिवर्तन कर लेता है। ऐसे फर्जी झूठे आरोप आदिवासी समाज, भोले भाले समाज पर लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नियत, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, ये ऐसे काम आरएसएस भाजपा के लोग करते हैं। वो भोले भाले आदिवासी है, प्रकृति की पूजा करते हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं और अपने देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन पर गलत आरोप लगाती है। तीसरी बात, यही वो सर छत्तीसगढ़ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन कभी आदिवासियों के हित की बात नहीं की। तेंदुपत्ता का बोना जो आदिवासियों को मिलना चाहिए था, रमन सरकार में उसमें चरण पादुका खरीद कर कमीशन को भ्रष्टाचार किया गया। इन्हीं आदिवासियों के 3000 स्कूल को बंद करने का रमन सिंह की सरकार ने किया। इन्हीं आदिवासियों को नक्सलियों को चपेट में लाने का श्रेय किसी जाता है तो रमन सिंह को जाता है। दो विकास खंड बस्तर के नक्सलवाद सीमित था, लेकिन आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक लोलुपता और बस्तर के जल जंगल जमीन पर कब्जे करने की जो इनकी नीयत थी, जो पूंजीपतियों के चौकीदार भाजपा है, उन्होंने नक्सलवाद को पालने और पोषने का काम किया है।
लाखों लोगों के ऊपर लगातार वहां पे हमले होते रहे। लेकिन धनंजय जी, लेकिन जब अरविंद नेताम को हम सुनते हैं तो वो खुद कहते हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय की वजह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। धनंजय जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल धनंजय जी, देखिए जब अरविंद नेताम जी का बयान सामने आता है वो कहते हैं राजीव जी आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले धनंजय जी आपसे पूछना चाहूंगी, अरविंद नेताम जी को जब हम सुनते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय की वजह से अब सर्व आदिवासी समाज भी चुनाव लड़ेगा। देखिए, अरविंद नेताम जी अविश्वसनीय व्यक्ति हैं, जिनके रहते तक बस्तर के आदिवासियों को नेतृत्व नहीं मिल पाया। अगर अरविंद नेताम जी बस्तर के आदिवासियों का भला चाहते तो मुझे लगता है कि 15 साल के शासनकाल में वो सामने आकर विरोध करते, लेकिन वो तो लगातार बदलते रहे। आज जब आदिवासी समाज ने लेकिन अरविंद जी अभी तो आपकी पार्टी के नेता ही है ना, दिया तो वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बताए ना अरविंद नेताम, जब बस्तर के 700 गांवों को जलाया गया तब भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहे थे अरविंद नेताम जी? तो लगातार अरविंद नेताम जी को लेकर जो बस्तर के आदिवासियों के जो विचार है सामने आए हैं, अरविंद नेताम जी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वो आदिवासियों के भलाई नहीं चाहते। ठीक है, सौरा जी आपके पास आऊंगी। राजीव जी लौटूंगी मैं आपके पास, सौरा जी से पहले जवाब लेते। देखिए सर्व आदिवासी समाज का यही कहना है सौरा जी कि अन्याय हो रहा है आदिवासियों के साथ और इसी अन्याय के चलते अब सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में उतरेगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का हम रिजल्ट देखते हैं, वहां भी अच्छे मत मिलते हैं, जो सर्व आदिवासी समर्थित प्रत्याशी उन्हें अच्छे मत मिलते हैं। क्या लगता है आपको सर्व आदिवासी समाज चुनाव में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? बिल्कुल रितु जी, 2-3 चीजें अभी जो चर्चा में आई है मैं आपकी बातों को जवाब जरूर दूंगा। एक तो यानी कि जैसे हमारे राजीव जी ने कहा कि हम खामोश नहीं है, हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो सिलेगर का जो आंदोलन है वहां हम खुद गए हैं, वहां पर के जो आंदोलन आज 3 साल गुजर गए हैं उसके ऊपर राज्य की सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, उस समस्या का कोई समाधान नहीं कर रही है। एक गंभीर विषय है, पूरे बस्तर के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। दूसरी बात, पेशा कानून के बारे में बहुत चला, बहुत सारे आदिवासी संगठनों ने पेशा कानून के बारे में अपने अपने राय को दिए, लेकिन आज जो पेशा कानून वर्तमान में जो आया है वो दंतहीन है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज भी पेशा कानून को दरकिनार करके, ग्राम सभाओं को दरकिनार करके कानून कायदे बनाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेटों को देने की कोशिश चल रही है और निरंतर जो आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को नजरअंदाज किया जा रहा है। तीसरी जो बात है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों को हिंदू बनाने की जो साजिश चल रही है उसके ऊपर हम लोग गंभीरता से इसका विरोध करते हैं। आदिवासी प्रकृति के पूजक है, उनको जबरन यानी कि धर्म परिवर्तन करना या हिंदू कहना ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी, हम आपने पूछा आदिवासी किसके साथ है? आदिवासी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो धर्म और नफरत के आड़ पे जो उनको आपस में लड़ाने की जो साजिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ में है आदिवासी। आज जो कांकेर के बारे में आपने पूछा, बिल्कुल सही बात है, उनका अधिकार है। सर्व आदिवासी समाज अगर चुनाव में जाता है, अगर आदिवासी उनको साथ देता है तो हमको कोई एतराज नहीं। हम शासक वर्ग की तमाम पार्टियों के नीतियों के खिलाफ में है। हम चाहते हैं आदिवासियों का एक सचमुच का एक विकल्प होना चाहिए। अगर सर्व आदिवासी समाज अगर आंदोलन करता है और कांकेर में जो हालात हुई थी तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम उनके साथ हैं। ये तय करेंगे आदिवासी, तय करेंगे, बिल्कुल फैसला आदिवासी के हाथों में होगा। सौरा जी बिल्कुल, आदिवासी किसके साथ रहना है, ठीक है सौरा जी, आदिवासी देखिए किसके साथ होगा ये चुनावी रिजल्ट में पता चल जाएगा। राजीव जी आपके पास आ रही हूँ मैं, आप धर्मांतरण की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हैं धर्मांतरण कोई ऐसा पौधा नहीं जो 4 सालों में लग गया हो। कई सालों से धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गूंजता आया है, कई साल हो चुके धर्मांतरण के मामले सामने आते हुए। ऐसे में कांग्रेस पर सिर्फ धर्मांतरण का ठीकरा फोड़ना ये कितना सही है? यही जहर है जो आज सौरा जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राजीव जी से अभी मेरा सवाल है। दूसरे आदिवासी कौम के अंदर ऐसा नफरत हो गया है, एक महिला दूसरी महिला को कह रही है कि इनके साथ बलात्कार करो। ठीक है सौरा जी, लौटूंगी मैं आपके पास। राजीव जी जवाब दीजिए। नफरत पैदा कर दिया राजीव जी सौरा जी के पास मैं लौटूंगी, आप जवाब दीजिए। मणिपुर में हो चाहे तेलंगाना में हो, छत्तीसगढ़ के ठीक है सौरा जी लौटूंगी मैं आपके पास, आपकी भी बात सुनी जाएगी। पहले राजीव जी से इसका जवाब भी ले लेते। देखिए आरोप कई लगते जा रहे हैं, राजीव जी से जवाब ले लेते, समय की थोड़ी सी कमी है। राजीव जी। रितु जी,
जिस प्रकार से हमने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने नौकरशाह यशवंत सिन्हा को बनाया, उससे उसी समय साबित हो गया कि आदिवासी किसके साथ है। आदिवासी समाज, हमने 9 कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाए। लेकिन अभी राजीव जी राज्य की बात करिए ना, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आप बात करिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो बीजेपी की स्थिति है उसकी बात करिए कि 15 साल तक रहने के बाद भी अगर आप चौथी बार जब चुनाव लड़ते हैं, जब चौथी बार चुनाव लड़ते हैं और 12 की 12 सीटों में से एक भी सीट आपके हाथ में नहीं लगती है, सब कांग्रेस के हाथ में जा रही है, तो फिर कैसे विश्वास हुआ आदिवासी को आप पर? मैंने अपनी बात पूरी नहीं रखी, आप बीच में क्रॉस कर रही हैं। नहीं क्रॉस नहीं, देखिए समय की कमी है तो अभी हम सिर्फ राज्य की बात करेंगे, राज्य के मुद्दों की बात करेंगे, आप राज्य के मुद्दे पर बात करेंगे। राज्य की बात करो तो राष्ट्रपति राज्य के बाहर है क्या? नहीं, बिल्कुल राज्य के बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुद्दे हैं अभी आप उनकी बात करिए। नहीं रितु जी, ऐसा डिबेट मत करिए प्लीज। नहीं, आप मुझे मत बताइए राजीव जी, आप मुझे मत बताइए, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, धर्मांतरण की मैंने बात उठाई, धर्मांतरण का जवाब दीजिए। धर्मांतरण राज्य शासन के शह पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के शह पर व्यापक धर्मांतरण हो रहा है। नरेंद्र मोदी संरक्षण में हो रहा है, मोहन भागवत के संरक्षण में हो रहा है, मणिपुर में दंगा कराने वाले संघीय भाजपाई है, फर्जी बात करते हैं, आरएसएस के लोग चर्च में जाके मिठाई खाते हैं, यहाँ बैठ के झूठ बोलते हैं। रमन सिंह के संरक्षण में चर्च बना था, रमन सिंह के सोए हुए थे, रमन सिंह आरएसएस के लोगों ने चर्च बनवाया, आरएसएस के लोगों ने दंगा करवाया, आरएसएस के लोग आदिवासियों का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी के संरक्षण में धर्म परिवर्तन हो रहा देश में, अमित शाह के संरक्षण में धर्म परिवर्तन हो रहा देश में। ये फर्जी बात करने वाले लोग हैं, ये भाई को लड़ाने वाले लोग हैं, ये संघी दंगाई लोग हैं, ये भाजपाई दंगाई लोग हैं, इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने नंदकीराम कंवर को भाजपा का घुसने नहीं दिया, इन्होंने विष्णु देसाई को हटाने का काम किया। राजीव जी, धनंजय जी, देखिए आप दोनों ही एक करके अपनी बात रखिए, तभी बात स्पष्ट हो पाएगी। एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे तो कोई भी बात स्पष्ट नहीं होने वाली है। धनंजय जी, आऊंगी आपके पास, राजीव जी की बात पूरी हो जाने देते। राजीव जी जल्दी से बात पूरी करेगा, समय की थोड़ी कमी है। राजीव जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, देखिए समय की कमी है। धनंजय जी आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन पहले राजीव जी की बात पूरी होने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी में क्षमता नहीं है, जो 56 इंच का सीना बताते थे वो मणिपुर में 2 लाइन नहीं बोल पा रहे, जो देश चलाने की बात कर रहे थे वो मणिपुर को जला रहे हैं। ये भाजपा के षड्यंत्र है। मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के चेहरे में भाजपा का गुंडा नेता पेशाब कर देता है। ये क्या आदिवासियों के बारे में? देखिए आप तीनों ही अगर एक साथ अपनी बात रखेंगे, एक साथ अपनी बात रखेंगे तो किसी की भी बात स्पष्ट नहीं होने वाली। आदिवासी के पास किसी की बात नहीं पहुंचेगी। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवस्त करके घुमाएगा, ये क्या बात करेंगे? ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, चाहे 2003 की बात हो, चाहे 2008 की हो, 13 की हो या 18 की हो, चुनावी वक्त कोई भी हो, आरोप दोनों ही दल एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन इस बार अलग बात है कि सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में। फिलहाल आप तीनों का ही मुझसे शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट में भाग लेने के लिए। तो देखिए जहां कांग्रेस लगा रही है आरोप बीजेपी पर, तो वहीं बीजेपी के कांग्रेस को लेकर आरोप है। लेकिन इसी बीच सर्व आदिवासी समाज की भी एंट्री है कि इस बार चुनाव में सर्व आदिवासी समाज भी अपनी भूमिका निभाएगा। इसका असर किस दल पर पड़ेगा और साथ ही साथ आदिवासी समाज किसके पक्ष में होगा, किसका साथी होगा, ये चुनावी नतीजों में ये स्पष्ट होगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।